हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयर मेडिकल क्लासेस। तो अब तक आप वेट कर रहे थे शैले सब्जेक्ट के लेक्चर का। तो आपको बता दूं, थोड़ा काफ़ी टाइम लगा मुझे ये लेक्चर में, तो अब आए हैं। तो अब हम यहाँ पे शैले सब्जेक्ट के में जो टॉपिक ख़त्म करें वो है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, यानी जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भग्न टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है। तो शुरू करती हूँ मैं अपना टॉपिक, जो आपका ये इंतज़ार ख़त्म होता है, सिलेबस टू सिलेबस। तो सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे आपको भग्न जो है पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए है, और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकार क्या है, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें क्या है, उसके साथ ही उपद्रव, चिकित्सा और लक्षण। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आंसर में देनी होती है, जिसमें से मैं मेन जो आपके आंसर को एक परफेक्ट वर्डिंग में रखेगा वो मैं बताऊंगी। तो शुरू करो, बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक चलते हैं। तो टॉपिक आपको पता ही चल गया कि हमें अपने पेपर सेकंड पेपर में, यानी जो पेपर सेकंड होता है शैले का, उसमें प्रकार, हेतु, सामान्य लक्षण, उपद्रव, चिकित्सा, इतना जानना है। थोड़ी सी पैथोलॉजी जानी है जो कि मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है भग्न के प्रकार। तो भग्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भग्न में कांड भग्न और संधि मुक्त, यानी इसे संधि मोक्ष भी कहते हैं। कांड भग्न को फ्रैक्चर और संधि मुक्त यानी संधि मोक्ष को डिसलोकेशन कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने और वाग्भट दोनों ने इसको कांड भग्न को 12 बताया, संधि मुक्त को 6। ठीक है, तो वहाँ पे इसको डिसलोकेशन कहते हैं। 6 प्रकार का होता है, 6 भेद माने गए हैं इनको। ये श्लोक आपका इम्पोर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के 15वें अध्याय में ये बोला है। ठीक है, तो उत्पिष्ठ, विश्लिष्टम, विवर्तकम, अवक्षिप्तम, अतिक्षिप्तम, त्रियक्षिप्तम इति षष्ठ विधम। ठीक है, तो ये जो है आपके 6 भेद होते हैं। 6 भेद जान लीजिए इसलिए। तो अब हम चल रहे हैं अपने कांड भग्न की टॉपिक पे। कांड भग्न यानी जो हम फ्रैक्चर पढ़ते हैं हड्डियों में, यानी अस्थियों में होने वाला भग्न। ठीक है, तो भग्न हमने क्या, फ्रैक्चर क्या होता है, टूटना फूटना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे भग्न शब्द का, आप समझ गए, अलग होना। ठीक है, जो कि माधव निदान के मधुकोष्ठिका में आपको मिल जाएगा ये शब्द, जो यहाँ पे अस्थि विश्लेषण। ठीक है, भग्नो अभिप्राय कांड यानी अस्थि का विश्लेष यानी अलग होना। उसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो 12 भेद हैं वो आप श्लोक से ही आप याद कर सकते हो। वहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के 15वें अध्याय में, ठीक है, निदान स्थान 15वां अध्याय, इसमें भी आपको ये पूरा श्लोक मिल जाता है। तो आप चाहे ऐसे याद कर लो या फिर श्लोक की तरह याद कर लो, दोनों है। कर्कटम अश्वकर्ण चूड़ित पिच्छितम अस्थिचिल्लम कांड भग्नम मंजानुगत अतिपातित वक्रम छिन्नम पाटित स्फुटित। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊं। ऐसे मैंने एक बार याद किया था कि कर्कट अश्व ने चूड़ित पिच्छित कर दिया, अस्थि कांड मज्जा को अति वक्र है। छिन्न पाटित को कहा छिपा, तो स्फुटित छिपा, छी से छी, प से पाटित। आप चाहो तो ये चीज़ याद करो, मैंने इस तरीके से एक बार याद किया था अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हो। यहाँ चलते हैं हम टॉपिक पे। तो यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, कर्कट जो है, कर्कट में सब पेरियोस्टल फ्रैक्चर्स को आपको, यहाँ हैशटैग का जो सिंबल है जो मैंने यहाँ बताया, वो हैशटैग का मतलब होता है फ्रैक्चर। ठीक है, आप डॉक्टर्स की जब जाते हो तो वहाँ पे जब आपको रिपोर्ट दी जाएगी या फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो वहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है कि लेफ्ट फ्रैक्चर इन थंब में हो, तो वहाँ पे हैशटैग का सिंबल जो होता है वो फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है। तो ये आपको नॉलेज भी इसमें है कि जहाँ मैंने नहीं लिखा वहाँ फ्रैक्चर वर्ड्स है। ठीक है, तो फ्रैक्चर हैशटैग से आप इंडिकेट करते हो। अश्वकर्ण ऑब्लिक फ्रैक्चर्स होता है, चूड़ित होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर से आपको रिलेट कर सकते हो, पिच्छित को कंप्रेशन फ्रैक्चर से, अस्थिचिलित को पेरिओस्टियल हीमोटोमा से आपको रिलेट कर सकते हो। कांड भंग जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है उससे को रिलेट होता है। उसके साथ ही मज्जा अनुगत है, वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स को होता क्या है। ठीक है, तो क्लोज में क्या होता है, बोन्स मसल्स को कुछ भी वहाँ पे रैप्चर्स नहीं हुई होती हैं, लेकिन अंदर बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी होती है, बाहर से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये क्या ओपन है, ओपन क्या है कि ये जो है मसल से यहाँ बाहर निकली हुई है। ठीक है, बाहर निकल गई, ये इंडिकेट कर रहा है बाहर निकल गई है। लेकिन ब्रेक ये भी है, ब्रेक इन फ्रैक्चर ये भी फ्रैक्चर, ये ओपन फ्रैक्चर, ये क्लोज फ्रैक्चर सेकंड। ठीक है, ओपन और क्लोज फ्रैक्चर पड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऑब्लिक फ्रैक्चर, देखो ऑब्लिक में यहाँ तिरछा हो जाता है ऑब्लिक फ्रैक्चर्स,
कम्युनिकेटेड में भी ये होता है, ये सब मैं आगे भी बताऊंगी। लेकिन उसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर्स के सिम्टम होते हैं। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, आपस में दोनों में जैसे धंस कहते हैं नहीं, जैसे कोई लकड़ी टूटी और उसके खांचे से आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो उस तरह से ये होता है। और इम्पैक्टेड ग्रीन स्टिक में हल्का सा स्टिक्स जैसे लकड़ी तोड़ो वैसे, कि पूरा नहीं फ्रैक्चर होता है लेकिन ऊपर का कुछ भाग टूट रहा होता है, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और ट्रांसफर फ्रैक्चर में ट्रांसफर की तरह फ्रैक्चर्स होता है सीधा, जैसे ट्रांसफर सेक्शंस आप करते हो वैसे होता है। तो ये जो पूरा मैंने अभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता दिया, वो समझ लो कि ये पूरा समराइज्ड है, ठीक है। ये पूरा समराइज्ड है जो आपके माइंड में सेटअप है। और हाँ, हेतु अगर देखें तो हेतु या निदान तो पतन, पीड़न, प्रहार, अक्षेपण। तो यहाँ पे ये चीज़ों को अगर नोटिस करो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पतन होना, कहीं से गिर जाना, पीड़न यानी अंग का दब जाना या फिर क्रश हो जाना, क्रश इंजरी हो। प्रहार आघात से है मैकेनिकल इंजरी, जैसे कि कहीं कोई भी प्रहार हुआ, जैसे फोर्सफुल कहीं चोट लग गई या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, तो उसमें से होगा, तो उससे बोन्स को इंजरी हो सकती है या डिसलोकेशन हो सकता है, कुछ भी उसमें जो भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। आक्षेपण वर्ड यहाँ पे जो आक्षेपण है उसमें क्या है, जैसे हाथ से लो, जैसे डंडे से या फिर कोई हाथ से खींच ले या मार दे, हिंसक कोई जानवर हो, जैसे जैसे कहते हैं ना चिथड़े नोच लिए, मांस को खींच लिया बोन्स में वहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि नाखूनों से भी ये इंजरी जो क्रिमिनल टाइप्स जो एक्टिविटीज़ हो जाए या फिर कोई भी एक्सीडेंटल एक्टिविटी है तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये निदान हेतु में आप लिख सकते हो, इसमें ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो कि इसमें पॉइंट क्या, पतन, पीड़न, प्रहार, आघात, आक्षेपण, ये जो है, ये जो 4-5 वर्ड्स हैं, इसको आपको रखना है नोटिस करके कि ये आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। कांड भंग के सामान्य लक्षण और हेतु जो पूछे गए, तो हेतु सौथु, बाहुल्य, स्पंदन, विवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि आचार्य ने सुश्रुत जो संहिता है उसमें निदान स्थान के 15वें अध्याय में हम ये भग्न पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको जानना है, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे भी जानना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये श्लोक है आप कि शोफ अधिक हो, यानी शोफ बाहुल्य, ठीक है। शोफ अधिक होता है तो मैंने ये बता दी, शोफ बाहुल्य हो, उसके साथ क्या है कि आपका स्पंदन होता है, विवर्तन हो, स्पर्श होता, मतलब छूने में बिल्कुल छूने की वो ना हो, शक्ति ना हो, वहाँ पे दर्द इतना हो, इतनी पीड़ा होती है कि स्पर्श का सहन ना कर सकते, तो स्पर्श असहत्य हो गया। और पीड़न हो गया, यहाँ पे पूरा मतलब ऐसे क्रिप्ट जो मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे उसको परेशानी होगी होने की, वहाँ पे एक मूवमेंट पे एक साउंड होगा। उसके बाद क्या, भग्न अंग बहुत शिथिल हो जाएगा, बहुत प्रकार की पीड़ा, तोद होगी, शूल होगी। मैं विभिन्न प्रकार का शब्द यहाँ तोद या शूल हो सकता है। तो शूल का मतलब जैसे सुई चुभने सी पीड़ा हो सकती है, शूल टप टप से दर्द हो रहा होता है बोन्स फ्रैक्चर्स में। उसके किसी भी जैसे जो भी अवस्था हो, किसी भी हालत में उसको रखें, उस रोगी को आराम ना मिले, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप ऐसे देख सकते, किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ, कभी भी लाइफ में ज़रूर एक बार फ्रैक्चर होता है, बचपन से लेकर के यंगस्टर या कभी आपने कभी ना कभी एक चीज़ कोई फ्रैक्चर या किसी को देखा होगा, तो वो सारे लक्षण आपको लिख देने हैं। बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच रखो, कोई ये किताब ही नहीं कि हमें किताब में लिखा यही पढ़ा, नॉर्मल अप्रोच से भी आप अपने आंसर को कवर कर सकते हो। सौम्य, अब ऋतु, साधारण ऋतु, ये सब क्या है, तो एक पॉइंट आता है कि हमें कब बंधन करना चाहिए। ये टॉपिक एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, नोट डाउन कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सौम्य, साधारण ऋतु, अग्नि ऋतु, यानी कहो तो सौम्य का मतलब जो सर्दी के दिन होते हैं या ठंड, हल्का सा ठंडक, शीत ऋतु हो, मतलब नॉर्मल जो कह सकते हो। साधारण ऋतु, सामान्य ऋतु, ना सर्दी ना गर्मी। और अग्नि ऋतु यानी गर्म दिन होता है। तो बंधन जब करते हैं यानी कोई पट्टी बांधते हैं, तो सौम्य ऋतु में 7 दिन तक, साधारण ऋतु में 5 दिन तक, ठीक है। अग्नि ऋतु में 3 दिन पर बंधन को चेंज करना होता है कि मतलब अगर कोई पट्टी लगी है तो वहाँ पे हम ये करते हैं। तो 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन पर बंधन बांधना चाहिए, यानी जो ड्रेसिंग आप बोलते हो कि ड्रेसिंग कराने जा रही है, तो ये चीज़ एक बंधन होता है जब हम पट्टी कराते हैं तो उसमें था। और दूसरा भग्न के, ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं यही होगा। हम भग्न के दोषों के अनुसार अपना विचार करेंगे, एज अ युक्ति। आप एक डॉक्टर हो, उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। उसमें घाव है तो कितने दिन करना चाहिए, खुला रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कब बेंडिंग होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखनी है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, उसके बाद ये ज़रूर लिखोगे कि दोषों के अनुसार हम समय का विचार भी करेंगे कि पित्त दोष के कौन सा काल चल रहा है, कौन सा। ये लाइन जो होती है ये जर्नल लाइन आप लिखोगे कि कौन से दोष का कैसा समय है, क्या वहाँ पे स्थिति है रोगी की, उस अनुसार अपनी युक्ति अनुसार ज़रूर कार्य करोगे। ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आप चलते हो जो भेद मैंने बताया कर्कटम। तो कर्कट पग में क्या करना था, दोनों तरफ उठा होता है। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया, यहाँ इस फिगर में क्या है, देखो इस फिगर में क्या है, ये जो फिगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ भी हल्का सा उभार है ये, ठीक है, ये जहाँ पे, और इधर भी उभार है, लेकिन बीच में फ्रैक्चर है। ठीक है। तो दोनों तरफ उभार होगा, भग्न जो मिड में बीच में यहाँ पे फ्रैक्चर है। ठीक है। बीच में टूटा होता है, ये ग्रंथि के समान उभार होते हैं। तो ऐसे जितने भी होंगे, ठीक है, इसको सब पेरिओस्टियल फ्रैक्चर बोलते हैं कि दोनों तरफ उभार हो और बीच में फ्रैक्चर हो। ठीक है। तो आप ये समझ लो कर्कटम भग्न से कहेंगे। ठीक है। निदान स्थान में ही ये बताया गया। उसके बाद ये क्या है, अश्वकर्ण। अश्व मतलब घोड़ा, कर्ण मतलब कान। तो घोड़े की कान की तरह ऊंचा उठा हुआ होता है। इसमें ये शब्द ही है कि घोड़े के कान के समान उठा हुआ हो। ठीक है। उसके बाद विपुल स्थिर निर्गम, ये जो होता है तिरछा हो। ठीक है। तिरछा हो भग्न में और घोड़े के कान की तरफ, यानी ऑब्लिक फ्रैक्चर से कोरिलेट करो। मैंने बताया कि ऑब्लिक फ्रैक्चर, अब ऑब्लिक फ्रैक्चर कहने ये रहा, ये क्या है, अश्वकर्ण वाला। इसमें क्या होगा कि घोड़े के कान की तरह उठा जाता है, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर ऐसे होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ऑब्लिक फ्रैक्चर को ही अश्वकर्ण से आप कोरिलेट करो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चूड़ित पिच्छित। चूड़ित क्या है, अस्थि को स्पर्श करने पे चूड़ित, चूड़ित मतलब चूर चूर हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो छूने पे ऐसा लगे कि चूर चूर हो चुका है। कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर होता है उससे कोरिलेट कर सकते हो। पिच्छित में क्या, जैसे पिचक गया हो या कुचला, जैसे कुछ टूट गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो। तो कंप्रेशन हो जाता है, कोई चीज़ दबाव में आके तो क्या होती है, पिचक जाए या कुचलने की स्थिति में जो इसमें क्या है, सोफ अधिक होता है। ये पॉइंट है, सोफ अधिक होता है। तो ये समझ लो सोफ अधिक होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, चूर होने का आभास हो, ऐसा छूने पे लगे कि यहाँ, जब आप उस स्थिति पे छूओगे। इसको मैं यहाँ पे समझा दूँ, कम्युनिकेटेड जो होता है वो ये स्थिति है। ठीक है। और कंप्रेशन जो होता है वो ये स्थिति है। ठीक है। जब दबाव हो यहाँ से, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे शोफ अधिक होगा, स्वेलिंग आ जाएगी पूरी। ये जब, और ये कम्युनिकेटेड में देखो किस तरह से चूर चूर हो चुकी, बोन्स छोटी छोटी टुकड़े में हो गए। तो ये अभी मैं आपको साध्यता मैं बताऊंगी कि किस में कितने। तो सर्जिकल ही इसमें हो पाता है, क्योंकि इतनी बोन्स ऐसे सेट नहीं हो पाती, इसमें सर्जिकल ही करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा है अस्थि छिलित। तो अस्थि छिलित कितना मतलब मेन अस्थि छिलित में देखोगे तो अस्थि छिलित क्या है, एक तरफ जो होता है नीचे की तरफ होता है, दूसरी तरफ उठ जाता है। इसमें छिलका निकल, यानी जो अस्थि होगी, बोन होगी, उसमें पतली पतली सी लेयर सी उठी होंगी। और ये इसमें हिमेटोमा आपको फील होगा। अब इसमें हिमेटोमा कैसे फील होगा, हिमेटोमा ऐसे होगा, एक हल्का सा उभार सा, ये देखो हिमेटोमा सा यहाँ फील होगा, एक तरफ उठी होगी, दूसरी तरफ झुकी होगी। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपको बोन में देखना समझना। हर फ्रैक्चर्स अब प्रकार जितने भी क्लासिफिकेशन के सबके अलग अलग है। ठीक है। उसके हिमेटोमा सा, उसमें जब आप एक्सरे करेंगे तो हिमेटोमा नज़र आएगा। ठीक है। याद रखिए हिमेटोमा ज़रूर फील होगा, तो वहाँ पे आपको हिमेटोमा की कंडीशन होगी। तो सब ये आप समझ गए। पांचवा हिमेटोमा, सब पेरिटोमियल फ्रैक्चर्स के अगर हिमेटोमा भी हो इसमें, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट का अस्थि छिलित। उसके बाद है कांड भग्न और मज्जागुद। कांड भग्न और मज्जागुद ट्रांसफर, मैंने बताया कि बिल्कुल ट्रांसफर कैसा होता है, और मज्जागुद इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और ट्रांसफर में यही एक चीज़ मैंने बताऊँ कि जो इम्पैक्ट होता है, अगर हम चलते हैं इम्पैक्ट में, तो आपको मैं ये दिखाई, जो फिगर्स में चले हम लोग, ये रहा ट्रांसफर जो था, ट्रांसफर, ठीक, और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो बोन होती है वो दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर जैसे पिचक, जैसे जो कोई टूटी हुई लकड़ी एक दूसरे के क्या होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर से आ जाती है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है। और ट्रांसफर में सीधे ये है कि ये करके ट्रांसफर सेक्शन से
इस तरह से बोन कट गई। तो और ट्रांसफर वाला, तो कांड भग्न में क्या होता है, हिलाने से भी जो कंपन करे उसे कांड भग्न कहते हैं। और जिसमें टूटा हुआ अस्थि के थोड़े थोड़े जब धंस जाए, एक दूसरे के ऊपर धंस जाए, मैंने बताया ना कि इस तरह से बोन होगी, ऐसे बताया कि इस तरीके से बोन होगी और एक दूसरे के ऊपर धंस जाती है, तो ये आपकी कौन सी बोन होगी, ये होगी इम्पैक्ट की, ठीक, मज्जा अनुगत। और कांड भग्न में ट्रांसफर। तो अपने माइंड में सेट कर लो, आप लिखने में बिल्कुल नहीं चूकोगे, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। उसके बाद 8th पॉइंट, ठीक है, अतिपातित और वक्र। वक्र के शब्द में ही है जो वक्र के समान टूटा, यानी कोई ग्रीन स्टिक जो बताया गया, एक हरी डंठल लिया जाए, लकड़ी लोगे, उसे जब आप तोड़ोगे ना तो एक से थोड़ा टूटेगी, ऊपर से हल्का टूटेगी, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं होती है। तो ग्रीन स्टिक से यहाँ बात ही इसीलिए कही जाती है कि जैसे कोई लकड़ी जो हरी, जैसे दातून हम तोड़ते हैं या फिर उसको, तो क्या होता है, हरी कोई छड़ी हो या दातून जब तोड़ते हैं तो ऊपर से जब वो टूटेगी लेकिन पीछे की तरफ ना टूटी हो, ठीक है। तो जब एक हिस्सा टूट जाए लेकिन दूसरी तरफ जुड़ा हो, समझ गए, एक हिस्सा टूट जाए पर एक पीछे तरफ जुड़ा हो, तो इसे कहते हैं ग्रीन स्टिक। अतिपातित में क्या होता है, पूरी अस्थि टूट जाती है, कंप्लीट फ्रैक्चर समझना ही नहीं, कंप्लीट फ्रैक्चर को कहते हैं अतिपातित। अति मतलब बहुत, पातित मतलब टूट गया, पतन हो गया, टूट गया। तो अतिपातित में पूरी अस्थि टूट जाती है, कंप्लीट फ्रैक्चर्स बोलते हैं इसको। मैंने आपको दिखाया कि पूरी बोन टूट चुकी है, वो कंप्लीट में, जैसे क्लोज में आप समझ सकते हो कि टूट गई पूरी बोन, वो एक तरीके से कंप्लीट है फ्रैक्चर्स। और ग्रीन स्टिक का यहाँ मैंने एक फिगर दिया है, ग्रीन स्टिक में ये देखो सामने, इसका ये हिस्सा नहीं टूटा है लेकिन ये हिस्सा फ्रैक्चर है, तो ये ग्रीन स्टिक है, ठीक है। ये एक्सरे के मामले में मैं दिखा दे रही हूँ जैसे कि आपके माइंड में सेटअप रहे, दिस इज अ ग्रीन स्टिक, यानी ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो आपको है यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। बिल्कुल इससे ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बता सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम्प्लीट और क्रैक्ड फ्रैक्चर देखोगे, यानी छिन्न और पाटित, अस्थि का एक पार्श्व भाग भग्न ना हो, ठीक है। इनकम्प्लीट और ग्रीन स्टिक में क्या देखो, ग्रीन स्टिक में ऐसा है जो बस एक कहते हैं ना, हल्का सा इसका टूटी हो, जैसे दातून को समझ लो तोड़ा, तो जब कभी हरी लकड़ी लेना, दातून तोड़ना, तो समझ में आ जाएगी ग्रीन स्टिक कैसे टूटती है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में बस ये है कि अस्थि का एक पार्श्व भाग भग्न हो। दोनों की बातें सेम ही लग रही है ना, छिन्न का, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो जो ये पाटित शब्द है, छिन्न के 2 प्रकार के बताए थे। आचार्य सुश्रुत ने बहुविर्दित को पाटित संज्ञा दी थी, माधव और मधुकोश ने छिन्न को 2 भागों में बताया था। छिन्न को इन्होंने कहा था कि अस्थि का एक पार्श्व भाग टूटने से बच जाए और एक भाग ना टूटे। ग्रीन स्टिक में भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अस्थि अपने बंधन से अलग नहीं होती है हरी छड़ी के समान, उससे कहा गया वक्र, ऐसे तिरछा तोड़ने पर लगे। लेकिन इसमें क्या है, बोन ऐसे सीधे ही रहेगी और सिर्फ एक हिस्सा इसका टूट गया है, समझ गए, एक हिस्सा टूट गया है, एक नहीं टूटा, समझ गया। तो इसमें जब मान लो ऐसे बोन टूटी एक हिस्से से, लेकिन एक हिस्सा बच गया। लेकिन ग्रीन स्टिक ऐसा नहीं है, ग्रीन स्टिक किस तरह से है कि बस हल्की सी खसखस लगती है और ग्रीन स्टिक है, ठीक है। तो ये जो है आपकी ग्रीन स्टिक और ये आपका छिन्न यानी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। पाटित में क्या होता है, पाटित में ये होता है कि छोटी छोटी बहुत सी दरारें पड़ जाएं, यानी कोई बोन है और उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ी हैं, कई जगह ऐसे क्रैक्स की दरारें पड़ी हैं, वो क्रैक्ड फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो दरार वाली हो तो वो पाटित है। उसके बाद आपका लास्ट है 12th वाला, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, शूकपूर्ण, ठीक है। तो जो धान ऐसा हो जिसमें दरार पड़ी हो, फटा हुआ हो, पूरा वो टूटा ना हो, ठीक है, उसमें पीड़ा बहुत है, तो ये कहते हैं कि जो धान्य के शूकों से जैसा परिपूर्ण महसूस हो रोगी को, उससे बोलते हैं स्फुटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिशर से कोरिलेट किया गया है। और उसके बाद आपका आता है साध्यता असाध्यता। तो साध्यता असाध्यता अगर देखें तो कृषि साध्य की संज्ञा दी गई है। कृषि साध्य में भी कुछ बताए जिन्होंने आचार्य
ने कहा चूड़ित, छिन्न, अतिपातित तथा मज्जानुगत, इन 4 को ऐसे भग्न होते जिन्हें कृच्छ साध्य कहा आचार्यों ने। उसके बाद कुछ ऐसे विशेष लोग जो होंगे या विशेष रोगी ऐसे जिसमें क्रश रोगी हो या फिर वृद्ध हो या बला यानी कोई बालक हो जिसमें छत छीड़ हो या उस रोगी में, या कुष्ठ या श्वास की अगर उसमें समस्या हो, इन रोगों से अगर या इन लक्षणों से अगर वो परिपूर्ण है तो उसमें भी भग्न जो होता है उस असाध्य यानी कृच्छ साध्य की तरह, सॉरी असाध्य कृच्छ साध्य हो जाता है। तो कृच्छ मतलब कि आसानी से नहीं सहेंगे, थोड़ा उसमें समय लगेगा, पीड़ादायक होती है स्थिति। से चिकित्सा में आपको इतना जानना है कि देखिए यहाँ पे मेन है, जब संधि मुक्त पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे और डिटेल चिकित्सा करूँगी सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये स्लाइड बहुत लंबी हो जा रही है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। देखिए पहली बात, स्लाइड्स चाहे पूरा टॉपिक कवर करते हैं लेकिन आप भी अपना एफर्ट डालो। अगर आप पूरी कंप्लीट स्लाइड नहीं देखते हो तो फिर कैसे हम काम आगे करते हैं स्लाइड, क्योंकि इस टाइम आपको पूरी की पूरे लेक्चर्स को देखना है, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारा लेक्चर कितना बेनिफिट दूसरों को है। नहीं, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन इनसे पहले कम से कम पूरा लेक्चर एक बार देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रही हूँ अब अपना टॉपिक। तो यहाँ पे देखो चिकित्सा में आपको कुशाबंधन करना है, स्प्रिंट, जो कि मोस्ट कॉमन आपको पता है कि अगर फ्रैक्चर होगा तो स्प्रिंट बांधोगे। अपने माइंड को बिल्कुल ओपन कर लो कि किसी भी आंसर को लिखने से पहले जनरल आप देखते ही रहते हो, अपने चारों तरफ की उन चीज़ों को अपने माइंड में रखो, रट्टू तोता मत बनो। उसके बाद कुशाबंधन करने के बाद दोष काल यानी जैसा समय है, सर्दी गर्मी बरसात जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से शरीर है, उसकी डायबिटिक है या कैसा क्या पेशेंट है, उसके हिसाब से उसमें आलेप और परिक्षेप करने की कोशिश कर, ठीक करते हैं। दूसरा श्रवण भग्न, आपको पता है कि अस्थि जो होती है यानी बोन्स जो होती है वो अपने आप बॉडी ही धीरे धीरे उसमें सेटअप करती है और फिर से बोन हमारा सिर्फ इतना काम होता है एज कि उसको सही लोकेट करना, उसको उसकी सही पोजीशन पे लाना और उसके बाद उसका बंधन कर देना, यानी स्पिन कर दिया या फिर उसको बाकी बॉडी ही बोन्स को फिर से ज्वाइन करती है और पहले जैसा उसको तैयार करती है। तो बोन्स के जो फ्रैक्चर्स हैं उसमें जो उनकी ज्वाइंट है वो ज्वाइंट धीरे धीरे बोन खुद ही अपने आप में कवर करती है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, सप्लीमेंट सपोर्ट करना होता है कि उसको अच्छी डाइट दें, उसको अच्छे, अगर कोई घाव है तो उसको सही करें, अगर उसमें बोन में है तो उसका कैल्शियम लेवल और ये सब चीज़ों को मेंटेन रखें जिससे बोन्स फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वहाँ पे स्वर्ण भग्न मधुघृत युक्त कषाय से प्रतिसारण करेंगे। स्थानिक अभ्यंतर यानी जो भी कोई लोकल फ्रैक्चर वहाँ पे अगर इंजरी हुई हो या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई वुंड्स हो तो उन्हें हम दवाइयों से जो कहते हैं कवर करेंगे, वुंड हीलिंग करेंगे। उसके बाद गंध तैल, कृष्णादि तैल और चक्र तैल का प्रयोग करते हैं जिससे अभ्यंग करेंगे, जिससे कि क्या हो, जल्दी से जल्दी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन को हीलिंग जो है रिकवर हो। संधान काल का मतलब है कितने दिन तक हम वो जो उसकी प्लास्टर्स लगाएं या फिर कोई स्प्रिंट हो या फिर कोई कितने दिन तक हम बंधन को किए रहते हैं। तो बाल्यकाल में संधि आचार्यों ने 1 मंथ बताया है, युवावस्था में जो है उसको 2 मंथ और वृद्धावस्था में 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ तक। तो ये घाव कैसा है, दोष कैसा है, कैसी वो फ्रैक्चर है, कैसा वो जॉइंट पे किस जगह पे मर्मस्थान क्या है, उस सबको समझ करके करना होता है। तो ये पूरी स्लाइड एज अ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके आचार्य में मिलता है, कपाट शेड क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप का वुडन बॉक्स होता है जो कि बनाया जाता है। इसमें एक मान लो तख्त पे पेशेंट को लिटा दिया तो वहाँ पे ज़्यादातर ये फीमर्स बोन जो होती हैं, टिबिया फेबुला होता है, उन सब के लिए किया जाता है। 5 किलो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 5 कीलें लगाई जाती हैं। एक स्पेशल टाइप का बेड बॉक्स बनाया जाता है, सिर्फ किस लिए, इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जो हुआ वो इमोबिलाइज्ड रहे, यानी हिले डुले नहीं, जिससे कि वो संधान कर्म हो सके। है तक है कि 5 कीलें लगाई जाती हैं। इसमें कहाँ कहाँ, जैसे कहने का मतलब है कि जो शोणी कटी अस्थि पृष्ठवंश होता है, वक्ष या फिर अक्ष अंश संधि में, ठीक है, ये संधि है। इन संधियों के नाम याद कर लेना। इन संधियों के पास हम कीलों को तख्त में जो फंसा देते हैं, लेकिन अब जो है स्पेशल टाइप के बेड्स आ जाते हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं, तो ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं, ठीक है बस। लेकिन आपके अगर कपाट शयन क्या है तो ये आप बता सकते हैं कि स्पेशल टाइप का एक बॉक्स है जिसमें 5 कीलें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद ये जंघा या उरु भाग जो होता है उनके फ्रैक्चर्स में यूज़ किया जाता है। इसमें कीले भग्न भाग को
संधान के, यानी ज्वाइंट को ज्वाइंट होने में जो होते हैं फिर से हेल्प करती हैं कि इमोबिलाइज रहे। ठीक है, तो ये आपकी बस नॉलेज के लिए है। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और नेक्स्ट टॉपिक संधि में जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।